जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के 100 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला सवाल है हमारा कि प्रसिद्ध अमर देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1905 में ऐतिहासिक बंगाल विभाजन की घोषणा किस ब्रिटिश वायसराय के काल में की गई थी। तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी वो 1875 में बॉम्बे शहर में की गई थी और ये स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि वर्ष 1526 में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किस सुल्तान के बीच हुआ था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख एवं अभिलेख मुख्य रूप से किस प्राचीन लिपि में उत्कीर्ण हैं। जो मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख और अभिलेख हैं वे ज़्यादातर, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री हुएनसांग किस उत्तर भारतीय सम्राट के शासनकाल में भारत आया था। तो जो प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग था वो, ध्यान रखिएगा, सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में किया था। तो जो आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए का जो पुनर्गठन किया गया था वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और ये सिंगापुर शहर में किया गया था। ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि वर्ष 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का देश भर में तीव्र विरोध किसके कारण से हुआ था। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था वो 1928 में आया था, जिसका देश भर में तीव्र विरोध किया गया था और इसका मुख्य कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी ने लंदन में आयोजित किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने एकमात्र जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस सामाजिक प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वे, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। तो जो, ध्यान रखिए, संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति के अधिकार थे उन्हें मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था और ये 44वें संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है। तो जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो, ध्यान रखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि संविधान के अनुसार
किसी राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो संसद के दोनों सदनों और लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और इस बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो भारत का प्रथम नागरिक यानी जो भारत का पहला नागरिक होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की आयु होती है वो ध्यान रखिएगा 65 वर्ष होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो ध्यान रखिए, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मध्य एशिया में स्थित किस विशाल पठार को संसार की छत कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मध्य एशिया में स्थित संसार की छत कहा जाता है वो पामीर के पठार को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका को एक दूसरे से पृथक करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करने वाला जो जलडमरू मध्य है वो पाक जलडमरू मध्य है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? तो जो भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप है और ध्यान रखिएगा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी के मध्य में स्थित है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा माना जाता है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला प्रसिद्ध स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है और यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी पुकारा जाता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अंध महाद्वीप के नाम से पुकारा जाता है वो अफ्रीका महाद्वीप को पुकारा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि प्रसिद्ध मैंग्रोव वनों से आच्छादित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों अभी तक हमने 30 प्रश्नों को
सॉल्व कर लिया है। तो आप अपना इसको कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इनमें से कितने सवाल के जवाब सही दे पाए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि शरीर की किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि रसोई गैस सिलेंडरों में गंध की पहचान और रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है। तो जो एलपीजी गैस होती है उसमें रिसाव और गंध का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि हल्की होने के कारण गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। तो जो गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में गैस भरी जाती है वो ध्यान रखिए हीलियम गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा पृथ्वी तक मुख्य रूप से किस भौतिक विधि द्वारा पहुंचती है। जो सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा है वो पृथ्वी तक ध्यान रखिए विकिरण के द्वारा पहुंचती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियों के कमजोर होने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि एक सामान्य मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं। तो जो हमारा हृदय होता है उसमें ध्यान रखिए कुल 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि विद्युत परिपथ की सुरक्षा हेतु प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज तार की मुख्य विशेषता क्या है। तो जो विद्युत परिपथ की सुरक्षा हेतु जो फ्यूज तार उपयोग किया जाता है उसकी मुख्य विशेषता होती है कि वो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाला होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा विज्ञान में रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जीव विज्ञान में कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो जो कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन है। तो जो लोहे पर जंग लगना है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत में नोट निर्गमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो जो भारत में नोट के निर्गमन हेतु जो प्रणाली अपनाई जाती है वो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्रसिद्ध और रंग बिरंगा लोक नृत्य गरबा मुख्य रूप से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो गरबा है वो एक गुजरात राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है। जो शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है वो ध्यान रखिएगा अशोक चक्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WHO बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो जो WHO का मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसका 2021 से पहले का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसे 2021 के बाद बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रसिद्ध केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। तो जो भारत का केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वो भारत के
आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज के लेखक कौन है। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं वे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे घाना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है यह किस जिले में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस तिथि को हुई थी। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस ब्रिटिश वायसराय को माना जाता है। तो जो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन या डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो 1922 में घटित हुआ था, जिसके चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी वो 1873 में महाराष्ट्र में की गई थी और यह ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस गुप्त सम्राट को उसकी महान सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जो कि वर्तमान में भारत के ध्यान रखिए गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के रचयिता कौन है जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आनंद मठ उपन्यास में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की महान क्रांति के दौरान अवध की राजधानी लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति के समय अवध की राजधानी लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो अपना पहला उपदेश दिया था जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है वो सारनाथ में दिया था, जिसे अब यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1761 में लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और किसके बीच हुआ था। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था और ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार वर्णित है। तो जो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो जो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी तत्व हैं वे ध्यान रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। यानी जब भारत के राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में संविधान को स्वीकार किए जाने की स्मृति में प्रतिवर्ष संविधान दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो जो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है वो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारत में जो पहली लोकसभा अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष थे वे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो जो भारत में पहले वोट डालने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन यानी 1989 में घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि पूर्ण रूप से भारत के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ध्यान रखिए, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो जो भाखड़ा नांगल बांध है वो ध्यान रखिएगा सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य प्रचुर मसालों के उत्पादन के कारण मसालों का बगीचा कहलाता है। तो जो भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है वो केरल राज्य कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल रंग की उपस्थिति के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। तो जो सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है वो मंगल ग्रह को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल और जल आयतन दोनों की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो क्षेत्रफल और जल आयतन दोनों की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों ध्यान रखिए प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जो कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस नदी और राज्य में स्थित है। तो जो जोग जलप्रपात है वो ध्यान रखिएगा शरावती नदी और कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि सघन जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यानी जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो ध्यान रखिएगा केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो भारत से मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी से जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सजीव पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उप उत्पाद के रूप में निकलती है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों से जो गैस
उप उत्पाद के रूप में निकलती है वो ऑक्सीजन निकलती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। तो जो मानव शरीर में शर्करा यानी ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला जो इंसुलिन हार्मोन है वो अग्न्याशय में बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो जो निर्वात में प्रकाश की गति होती है वो 3 × 10⁸ होती है, जो कि मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, खट्टे फलों में प्राकृतिक रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापने की मानक इकाई क्या है। तो जो भौतिक विज्ञान में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मानव शरीर के मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जो मानव शरीर के मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को ध्यान रखिएगा नेफ्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि वर्ष 1928 में प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पेनिसिलिन की खोज की गई थी वो 1928 में हुई थी और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध और उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग होता है वो एमीटर प्रयोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने वाली हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो जो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो नृत्य शैली कथकली है वो भारत के केरल राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। तो जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत सरकार के शीर्ष थिंक टैंक यानी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो भारत सरकार में नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस शहर में स्थित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो ध्यान रखिएगा नीदरलैंड्स के द हेग में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य की समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो भारत के जो राज्यों में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है वो गुजरात राज्य की है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का प्रसिद्ध हॉर्निवल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो पूर्वोत्तर भारत में जो हॉर्निवल महोत्सव मनाया जाता है वो ध्यान रखिएगा नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा।
चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं कि भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।